तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. So students, today we are going to discuss about the review exercise of the unit number 1 to 4. बेटा इन रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी हमने पढ़ लिया है वो सारे का सारा रिव्यू करेंगे, दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा था सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत को बचाने वाले, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हमने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा। उसके बारे में सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, उसकी एक्सरसाइज की, उसके ट्रांसलेशन हमने की, डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंसेस वगैरह। नेक्स्ट जो था वो था पैट्रियोटिज़म, यानी कि हुब्बुल वतनी के बारे में, जिसके अंदर हमने अपने वतन से मोहब्बत के बारे में सारा डिस्कस किया कि लोग कैसे अपने मुहिब वतन बनते हैं, कैसे अपने मुल्क को सर्व करते हैं। और हमने कुछ ऐसे हीरोज़ के बारे में पढ़ा जिन्होंने हुब्बुल वतनी की वजह से अपनी जानें जो थी अपने मुल्क के ऊपर कुर्बान की। थर्ड चैप्टर जो था वो था मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मीडिया और उसके असरात। हमने इसके अंदर मीडिया का रोल पढ़ा कि मीडिया जो है वो होता क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे तक और टेक्नोलॉजी के ज़रिए मतलब कि पहुंचता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमने टाइप्स पढ़ी उसकी। उसके अलावा हमने उसका रोल पढ़ा कि मीडिया का पॉजिटिव रोल भी होता है और नेगेटिव रोल भी होता है। जो लोग जो हैं, हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि लोग जो हैं आजकल सोसाइटी हमारी वो मीडिया के रोल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। यानी कि अगर मीडिया पॉजिटिवली चीज़ों को बता रहा है, दिखा रहा है, तो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर मीडिया जो है वो नेगेटिव वे में लेकर जा रहा है तो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी के ऊपर। फोर्थ चैप्टर जो था वो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में था, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी और उन्होंने कैसे मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मदद की जब उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और उन्होंने कैसे कफ़ार का मुकाबला किया। ये सारी की सारी बातें हम पिछले उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं रिकॉर्डिंग्स में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि इन चारों चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कॉम्प्रीहेंशन का है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम इनके, और ये 8 क्वेश्चन जो हैं ये इन चारों चैप्टर्स में से लिए गए हैं। तो हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ्रॉम हज़रत अस्मा, कि जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा तो क्या हुआ। तो इसका आंसर है व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शी रिप्लाइड हिम बाय पोजिंग अ काउंटर क्वेश्चन, हाउ वुड आई नो। एट दिस अबू जहल गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस, कि जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उल्टा उन्हीं से ही सवाल पूछ लिया कि मैं कैसे जान सकती हूँ कि वो कहाँ थे। इसकी वजह से अबू जहल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फेस के ऊपर थप्पड़ मारा और गुस्से का इजहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज़ द जनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, के
जो हमने हज़रत अस्मा वाला चैप्टर पढ़ा उसके अंदर ऐसा कौन सा वाक़या है जो कि हज़रत अस्मा के सखावत को, जनरोसिटी सखावत, उसको ज़ाहिर करता है? सो द आंसर इज़ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा inherited a garden. She रज़ियल्लाहु ताला अन्हा sold it and distributed all the money among poor and needy people. This shows her generosity. इनहेरिटेड का मतलब होता है बेटा विरसा या विरासत, जैसे कि जो कि ख़ानदानी तौर पर आपके आबाओ अजदाद से आपके पास जो जायदाद वगैरह है वो इनहेरिटेड होता है। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को विरसे के अंदर एक बाग मिला था, उन्होंने उस बाग को सेल कर दिया और उसके जितने भी पैसे आए वो गरीब लोगों के अंदर या ज़रूरतमंदों के अंदर उसको पैसे को तकसीम कर दिया। ये वाक़या जो था उनकी सखावत को बयान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम हर लाइफ इज़ दैट बीइंग मुस्लिम्स वी शुड पे ऑलवेज बी रेडी, फेस एवरी हार्डशिप एंड मेक एवरी सेक्रीफाइस फॉर इस्लाम। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसलमान होने के नाते से हर मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस्लाम की राह में किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन? ये क्वेश्चन जो है बेटा ये फर्स्ट चैप्टर में से आया है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। हम ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहली वही रेवलेशन मतलब वही अल्लाह पाक ने पहली वही कौन सी भेजी थी? सो द आंसर इज़ द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी वाज, पहली वही जो कि अल्लाह पाक ने भेजी, रीड इन द नेम ऑफ दे लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, रीड एंड दे लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल who taught the pen, taught man that which is he knew not। तो पहली वही ये थी कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, और पढ़ो कि आपका रब बहुत ज़्यादा करीम है, बाउंटीफुल करीम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स? ये क्वेश्चन जो है ये थर्ड चैप्टर में से आया हुआ है बेटा, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वाले में से, कि मीडिया का क्या किरदार है या उसका फंक्शन क्या है। सो द आंसर इज़ मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहला काम यह है कि वो कम्युनिकेट करता है, लोगों के दरमियान राब्ते का काम करता है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद अस, ये हमारे साथ ख़बरें और मालूमात को तबादला कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when media is allowed to play its role unchecked? क्या होता है जब मीडिया के ऊपर हम किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो क्या होता है? आंसर इज़ when media is allowed to play its role unchecked, it does not do its work responsibly and spread false news and ideas making the people believe what is not true। जब मीडिया को बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के छोड़ दिया जाता है तो वो अपना काम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करता, यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ नहीं करता, बल्कि स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, गलत किस्म की ख़बरें फैलाता है, ऐसी ख़बरें जिसका लोग जो है वो जल्दी से यकीन कर लेते हैं, हालांकि वो सच नहीं होती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आया बेटा। क्वेश्चन है कि अरब जो थे वो किस वजह से मशहूर थे। सो द आंसर इज़ द अरब्स वर फेमस फॉर देयर एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। जो अरब थे वो अपनी खुश बयानी की वजह से और अपनी गैर मामूली जहानत की वजह से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक हुब्बुल वतन शख्स की क्या खसूसियात होनी चाहिए? अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, पहले नंबर पे ये कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हो, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड राइजेज, और अपने वतन के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहे जब ज़रूरत हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द वोकैबलरी। वोकैबलरी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपने बोलने की जो स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर, बैंक ऑफ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप इजीली अपनी बात को कन्वे कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज़ ए क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनके करेक्ट मीनिंग जो है वो हमने देखने हैं। ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा जो हम पहले हर चैप्टर के साथ कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट,
ईजी, सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल। तो डेलिकेट मतलब नाजुक था, तो हम यहाँ पर सेंसिटिव का वर्ड जो है सूटेबल रहेगा इसके लिए। सेकेंड वन, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट का मतलब है बेटा हौसले के साथ या मजबूती के साथ। फर्स्ट वन इज़ फिर्म एंड रेजोल्यूट, पेशेंट, रेडी टू फेस, prepared for the worst. So the correct one is A option, firm and resolute. Next one, third, vindictive. Vindictive means, vindictive का क्या मतलब होता है? First one is dictate, revengeful, experiment, text. Vindictive का मतलब बेटा होता है कि कोई बदला लेना चाहे आपसे गुस्से में, ठीक है, तो इसका आएगा B ऑप्शन, रिवेंजफुल। फोर्थ वन, एस्टोनिश। एस्टोनिश का क्या मतलब होता है? एस्टोनिश मीन मेक, मिक्स, सेपरेट और सरप्राइज। तो एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप का क्या मीनिंग होगा? मोटिवेटेड, रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड, कीन। तो यहाँ पर रेडी का आएगा ए ऑप्शन। eloquence, their eloquence and memory found expression in their poetry. Eloquence means weak, strong, healthy और fluency। तो यहाँ पर fluency का वर्ड इसके लिए बेटर रहेगा, खुश बयानी। सेवन्थ वन, डिवोशन मीन। डिवोशन का क्या मतलब होता है? लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो और डिफ़िकल्ट टू नो। तो यहाँ पर लॉयल्टी आएगा इसका मतलब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रामर। ग्रामर को देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमने ऑप्शंस को चूज़ करना है। सो द क्वेश्चन इज, वेलर इज एन। वेलर का जो वर्ड है वो क्या है? मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये खूबी को बयान कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड वन, सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। सम का वर्ड दिया गया है कि सम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमें नहीं पता कि किसकी बात की जा रही है, किस शख्स की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन आएगा। थर्ड वन, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। यहाँ पर बेटा आएगा एंक्शियस, ठीक है, बी ऑप्शन। एंक्शियस का वर्ड ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल रहेगा। फोर्थ वन, साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। यहाँ पर हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ चुके हैं पंक्चुएशन उसके बारे में, सॉरी प्रेपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑन क्या आएगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फिफ्थ वन, वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा क्योंकि इन तीनों में से कोई भी सूटेबल नहीं है यहाँ पर। सिक्स वन, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, दिस इज़ डैश सेंटेंस। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमोशन को जाहिर कर रहे हैं। सेवन्थ वन, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। तो यहाँ पर विल गिव आएगा, ठीक है। इफ़ का मतलब आ गया ना, तो मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। एट, यू डैश बी पंक्चुअल। तो यहाँ पर शुड आएगा, यू शुड बी पंक्चुअल। नाइन्थ वन, द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज़। लाफ को अंडरलाइन किया हुआ है तो वो पूछ रहे हैं कि लाफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाफ जो है बेटा ये रेगुलर वर्ब है। लास्ट वन, ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। ओपन द विंडो, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे? तो इसका सी ऑप्शन है, लेट द विंडो बी ओपन्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के बारे में क्वेश्चन दिया है कि आप सेल्फ राइटिंग के बारे में क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि आप सेल्फ राइटिंग करें, एक पैराग्राफ लिखें किसी भी सोशल इशू के ऊपर, और उस सोशल इशू के ऊपर जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो आपने किन किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है लिखते हुए। फर्स्ट वन, राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। हमें कोई भी क्लियर होना चाहिए जो टॉपिक हम लिखेंगे। स्पोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ एग्जांपल्स देंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, कंपैरिजन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होंगी। नेक्स्ट वन, यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, रिलेशनशिप एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस विद इन द पैराग्राफ। हमें ये तमाम चीज़ों को देखना होगा। और ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमें जाना होगा। तो हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया वो है करप्शन का, ठीक है। देख लेते हैं इसको।
Even though corruption is considered a major ill of modern society, it is not something that has taken shape in recent times. Corruption nowadays is more worrisome because of its volume and prevalence in almost all aspects of human activity, and what make it dangerous is its tendency to unjustly favor some at the expense of others. The unfair advantage that those who adopt corrupt practice enjoy create all round bitterness and hatred in the society. बेटा इसके अंदर हमने करप्शन के बारे में बात शुरू की है कि करप्शन क्या होती है, माशरे की एक बहुत बड़ी बीमारी है और जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती जा रही है। आजकल जो है वो सबसे बड़ी परेशानी जो है किसी भी माशरे के लिए वो करप्शन हो सकती है, क्योंकि ये लोगों के रस्म व रिवाज का हिस्सा बनती जा रही है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के अंदर करप्शन को ऐड करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों के साथ अनजस्ट बिहेवियर रखती है, यानी कि नाइंसाफ़ी हो जाती है करप्शन की वजह से, और इसका जो फ़ायदा है वो करप्ट लोग उठाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा माशरे के लिए बाद में बुराई का सबब बनते हैं। Based on the belief that checking or minimizing corruption is more practicable than eliminating it altogether, it is being effectively contained with the help of certain methods. By adopting an arrangement of checks and balance, many modern democratic societies have reduced the volume of corruption in them and brought a sense of order in their governance. In such an arrangement, power is so well distributed within their governments that no individual or group is able to decide and influence policy without the knowledge and approval of the others. इस पैराग्राफ में बेटा बताया गया कि हम कैसे करप्शन को कम कर सकते हैं, कि जो दरअसल करप्शन बढ़ती क्यों है कि जब करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वही करप्शन के अंदर जब मुलविस हो जाते हैं तब करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनको हम बहुत से तरीक़ों से कम कर सकते हैं, जैसे कि हम चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं किसी भी निज़ाम के ऊपर, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बना सकते हैं जिससे करप्शन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को या अरेंजमेंट्स को देखते हुए हम किसी भी गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर अगर हम इन पॉलिसीज़ को अपनाते हैं तो हम करप्शन को कम कर सकते हैं। इन पाकिस्तान में द मेन रीज़न फॉर द फेलियर इन कंट्रोलिंग करप्शन इज़ दैट द रूलिंग क्लास कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स irrespective of party affiliation and social background is generally corrupt. Those that are not corrupt so few in number that their strength cannot win the fight against corruption. In such cases, therefore, the concept of check and balance will not play any useful role because those responsible in ensuring the check and balance may themselves be corrupt. पाकिस्तान में करप्शन की मेन वजह क्या है या फेलियर की क्या वजह है कि करप्शन को हम इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो ही किसी ना किसी तरीके से करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उनका बैकग्राउंड जो होता है वो करप्ट होता है। ठीक है, तो जब करप्ट लोग ही हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे या ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाएंगे तो वो कभी भी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करेंगे और ना ही वो कोई चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो जब हम उनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो हम अपने माशरे को इस चीज़ से बचा सकते हैं। But even with the cooperation of the people, it may not be easy to move ahead against the issue of corruption because the people themselves, owing to the fraudulent system in which they live, may be knowingly or unknowingly adopting corrupt practices. The leadership, by being free of corruption, and set an example for the few people to follow. वो ये कह रहे हैं कि आजकल के माशरे में जहाँ पर हम लोग रहते हैं एक ऐसा माशरा जहाँ पर करप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी तरह करप्शन में मुलविस है। यानी कि अगर कोई शख्स है वो जानते बूझते या अनजान तौर पे उस करप्शन के सिस्टम का हिस्सा है, तो जब तक हम उन लोगों को इस चीज़ से दूर नहीं करेंगे, उनके अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, तो कभी भी ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं हो सकता। Next question B. Write any expository composition showing comparison and contrast between things, events, situation, places, action, ideas or a problem. First
सो द आंसर इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। ठीक है, हमने ये टॉपिक चूज़ किया है कि साइंस के क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। Ours is the age of science. Science plays a vital role in our life. During the last 200 years, science has done a great service to man. It has controlled the forces of nature and has put them to proper use. It has conquered earth, air, water. The discovery and use of steam, radium, electricity, and atom have brought many revolutions in all the spheres of human life. With the help of science, we have made progress in the field of agriculture and industry, engineering and medicine, communication and transportation, education and domestic sciences. Science has created countless comforts and facilities in human life. बेटा यहाँ पर हम साइंस के फ़िलहाल एडवांटेजेस की बात करें कि आजकल का जो दौर है, जहाँ पर आजकल हम आज ज़माने में रहते हैं, ये साइंस का दौर है। साइंस के बगैर कोई भी शख्स जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। साइंस जो है हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंस जो थी उसने इंसानियत की तब से बहुत ज़्यादा खिदमत की है। इसने नेचर के यानी कि कुदरत के कवानीन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है और बहुत सी चीज़ों को कामयाबी से फ़तह कर लिया है, जैसे कि ज़मीन, एयर या वाटर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। जैसा कि स्टीम, रेडियम, इलेक्ट्रिसिटी और एटम वगैरह, इन तमाम चीज़ों की डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा इनकलाब बरपा हुआ है इंसानी ज़िंदगी में। और साइंस के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर तरक्की कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री का शोबा है, इंजीनियरिंग है, मेडिसन है, कम्युनिकेशन का शोबा है, जैसे कि मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है और डोमेस्टिक साइंसेस वगैरह हैं। तो इनसे हमें लातादाद किस्म के फ़ायदे हासिल हुए हैं। Science lights our houses, cools and heats our rooms, cook and preserve our food, runs our fans, washes and presses our clothes, and even clean out floors and bathrooms. All this has been made possible with the scientific inventions like electric light, air cooler, air conditioner, central heaters, cookers, washing machines, etc. यहाँ पर इसके एडवांटेजेस ही बताए गए हैं कि साइंस की वजह से आज हमारी घरों के अंदर रोशनियाँ हैं। हम अपने कमरों को सर्दियों में गर्म कर लेते हैं और गर्मियों में ठंडा रख लेते हैं एसी वगैरह से, और अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। हमारे कमरों के अंदर पंखे चल रहे होते हैं, हम कपड़ों को धो सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं मशीन वगैरह के ज़रिए से। इसके अलावा हम अपने फ्लोर्स और वॉशरूम्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये तमाम इन्वेंशंस कैसे काम हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट है, एयर कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर, सेंट्रल हीटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें मिलकर ये सारे काम करती हैं। कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर एक इन्वेंशन है साइंस की जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ वी कैन टच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आजकल हम दुनिया के हर कोने को टच कर सकते हैं या अपने उसमें पहुंच में ला सकते हैं। किसके ज़रिए? नेट के ज़रिए। आर वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। साइंस हैज़ शॉर्टन द डिस्टेंस एंड हैज़ चेंज द होल world into a single family. All this has been made possible on account of the scientific invention like radio, telephone, mobile phone, internet, fax machine, television, teleprinter, train, aeroplane and other fast moving means. Long distances which were covered in years are now being covered in hours. यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं कि साइंस जो कंप्यूटर है वो कैसे हमारी ज़िंदगी के उसने इनकलाब बर्पा किया, इंटरनेट की वजह से कैसे कैसे हम लोगों ने इन्वेंशंस की और हमारे आजकल वो कैसे काम आ रहे हैं। साइंस हैज़ परफॉर्म मिरेकल्स इन मेडिकल लाइफ। मिरेकल मतलब एक मौजज़ा, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर मौजज़े के तौर पर काम आई है। विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट एंड मिसाइल्स मैन हैज़ कन्क्वर्ड स्पेस। साइंस हैज़ आल्सो इट्स डिसएडवांटेजेस। अब हम इसके नुकसानात के बारे में बात करने लगे हैं। मैन हैड मेड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स सच एज एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड मिसाइल्स। केमिकल वेपन्स have also been invented for the destruction of human being. We are always under the danger of war. साइंस के नुकसानात क्या हैं कि इसकी वजह से इंसान ने बहुत से ऐसे हथियार बना लिए हैं जो कि इंसानियत के लिए नुकसान है, जैसे कि एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है या मिसाइल्स वगैरह। इसके अलावा केमिकल वेपन हथियार बना लिए हैं जिससे कि इंसानियत को ख़तरा है, इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा है और हम हर वक्त किसी न किसी जंग के ख़तरे में रहते हैं।
सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा आपने इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं ये सारी पिछले चैप्टर्स से ली गई हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इनके ऊपर अच्छे तरीके से कमांड हासिल करें और इनको बेहतर तरीके से याद करें। और यहाँ पर जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स दिए गए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से देखें, उसको अपने होमवर्क के तौर पर याद करें, स्पेलिंग्स को याद करें और ये एसे और सेल्फ राइटिंग वगैरह को भी अच्छे तरीके से देखें। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।